आपने देखा कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता जो पड़ती है, मिसमैच जो एसेट लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी में जो मिसमैचिंग होता है, उसके वजह से जो क्रिएट होता क्या रिस्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, जैसे एक्सचेंज रेट रिस्क हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्क हुआ, फाइनेंशियल रिस्क हुआ, लिक्विडिटी रिस्क हुआ, क्रेडिट रिस्क हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है। तो उसको मिनिमाइज और रिड्यूस करना और सरप्लस पोजीशन में लाना ही एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का मेन गोल होता है। तो इसमें इसका कारण सबसे प्रमुख देखा जाए तो सबसे पहला आता है वोलेटिलिटी इन मार्केट्स। आप बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखें तो कम दर पे जमा लेना, एक्सेप्ट करना और अधिक दर पे एडवांसेज और इन्वेस्ट करना। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है, हमेशा एक समान नहीं रहता है। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ अपना नेशनल इकोनॉमी जो है उसको प्रभावित करता रहता है। डिफरेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमी का नॉन इकोनॉमिक चेंजेस के वजह से वो इंटरेस्ट रेट प्रभावित होता है। इसके अलावा आप गौर करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट इंटरनेशनल और नेशनल फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, करेंसी मार्केट, एक्सचेंज रेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बहुत तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिसमें भी डीलिंग होता है बिजनेस बैंकिंग फर्म का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो ये एक्सचेंज रेट के साथ फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी डीलिंग करता है। कस्टमर्स के फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करता है, बदले में कमीशन लेता है और फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर भी रखता है एसेट के फॉर्म में। तो एक्सचेंज रेट अगर बदलेगा तो स्वाभाविक के पास उसके पास वाला जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तो डेविएट करेगा, उसका वैल्यू उसका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, रिस्की हो सकता है, कभी गेन भी हो सकता है। इसके अलावा उसमें ट्रेड भी करता है फॉरेन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट पे कम और फाइनेंसिंग में अंतर होता है, लोन फाइनेंसिंग में। तो डिफरेंट मिसमैचिंग के वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण, रेट फ्लक्चुएशंस, प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, रिस्क जो क्रिएट है उसके लिए एसेट लायबिलिटी का मैनेजमेंट यानी दोनों में कोऑर्डिनेशन, एसेट लायबिलिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना और सरप्लस पोजीशन में लाना आवश्यक होता है। इसीलिए भी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा आप प्रोडक्ट इनोवेशंस कहते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात है। यहाँ पे एक बैंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। आप गौर कीजिए, 1 डेज से 14 डेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15 डेज से 28 डेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अलग अलग पीरियड के लिए हम और आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अलग अलग दर से ब्याज, सेविंग रेट का इंटरेस्ट अलग है। फिक्स डिपॉजिट आप 1 ईयर के लिए करते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। मोर देन 1 अप टू बट लेस देन 3 ईयर्स के लिए करते हो, 3 to 5 ईयर्स के लिए करते हो, वो 5 ईयर्स के लिए करते हो, सभी एफडी का रेट अलग अलग है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट हुआ फाइनेंशियल, है ना। करेंट अकाउंट का अलग डिपॉजिट रेट है। उसी प्रकार से आप दूसरे तरफ देखें, जो लोन फाइनेंस करती है बैंक, उसका भी टाइमिंग और वॉल्यूम होता है जिसके अनुसार से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट नए नए आते रहते हैं जिसके कारण भी बैंक के को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है, खास करके लिक्विडिटी रिस्क। और लिक्विडिटी रिस्क के साथ साथ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का भी उसको लॉस उठाना पड़ता है। अब तो इसलिए भी जरूरी है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। 2 तरह का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होता है। आप इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें, जब अंतर्राष्ट्रीय फंड का बैंक डील करती है, फ्लो होता है, तो उसमें फॉरेन करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये रेगुलेटरी जारी करती है, एडवाइजरी जारी करती है, रेगुलेशन, जिस गाइडलाइंस को फॉलो करना बैंक के लिए आवश्यक हो जाता है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, याद रहे, वो अपना गाइडलाइंस जारी करती है और उसके अनुसार से बैंक को अपना बिहेवियर करना होता है, ट्रीट करना होता है। दूसरा, आप लोकल जो नेशनल रेगुलेटरी ये है इन्वायरमेंट, वो खास करके जो सेंट्रल बैंक हर कंट्री का होता है, जो हमारे यहाँ इंडिया में आरबीआई है, उसका भी गाइडलाइंस है, उसको भी फॉलो करना है। उसके द्वारा दिए गए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब में चेंज होता रहता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में चेंज होता रहता है। इस प्रकार के जो गाइडलाइंस है, प्लस एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के संबंध में जो पॉलिसीज और गाइडलाइंस है, विद इन द लिमिट ऑफ दीज लीगल फ्रेमवर्क ए बैंक हैज़ टू ट्रीट और
arrange its coordination among the balance sheet assets and liabilities, है ना। चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो है कारण मैनेजमेंट रिकॉग्निशन। जो बैंक का अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको रिपोर्टिंग हमेशा जाता रहता है हर ब्रांच के साथ कि क्या पोजीशन किस वक्त, हर डे बाई डे का रिपोर्टिंग करना होता है। तो मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी देखना होता है कि स्प्रेड में क्या अंतर आ रहा है ना, नेट सेविंग में क्या अंतर आ रहा है, फंडिंग का जो प्रोसेस है वो कितना अनवायलेंस है। तो इन तमाम चीज़ पर गौर करते हुए वो भी एडवाइजरी जारी करता है। चूँकि आपका जो मैनेजमेंट टीम है वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो गठित किया गया टीम कमेटी, डायरेक्टर होता है या स्ट्रक्चर उसका जो भी हो, उस स्ट्रक्चर के द्वारा, उस कमेटी के द्वारा जो है लीगल गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, बैंक ब्रांचेज और संस्थाओं को वो फॉलो अप करना पड़ता है। तो इन तमाम कारणों से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता हर एक बैंक ब्रांचेज को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करना होता है। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। अगर आप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को देखें, फंक्शन को गौर करें, तो मुख्य रूप से ये 7 जो फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करना होता है। पहला, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, जो मिसमैचिंग के वजह से क्रिएट होता है, लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट होता है, क्रंच क्रिएट होता है, उससे फर्म को, उस संस्था को कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट में जो फ़र्क आता है, चेंजेज आता है, उसके कारण, और प्लस जो टाइम ड्यूरेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क है, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ या साइज में ऑफ डिपॉजिट्स और साइज ऑफ लोन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट साइज में फ़र्क है, इसको मैनेज करना। एक्सचेंज रेट डीलिंग के अंतर्गत जो एक्सचेंज रेट चेंजेस की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है उसको मैनेज करना। कैपिटल मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादातर बैंक ट्रेडिंग करती है, तो ट्रेडिंग 2 तरह से होता है। एक ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिट कस्टमर्स, तो वो तो कमीशन बेस्ड एक्टिविटीज़ होता है। बैंक अपना भी इन्वेस्टमेंट फंड का डिफरेंट शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में, खास करके जो ब्लू चिप कंपनी है जिसमें प्रोबेबिलिटी उसको बेहतर रिजल्ट का दिखता है, उसमें वो ट्रेडिंग भी करती है ऑनलाइन। तो इस ट्रेडिंग के मार्केट जो फ्लक्चुएशंस होता है, जब भी आप देखिए इस नेचुरल कैलामिटी के वजह से मार्केट स्लैश डाउन हुआ, इकोनॉमिकल बूस्ट इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख करोड़ का देने के बावजूद मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्टेगनेंट फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी मेंटेन रह रहा है। तो ऐसे में जो शेयर का प्राइस जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है उसका कम होना, ज़्यादा होना, तो ये सिचुएशन से जो होने वाला लॉस की संभावना है उस रिस्क को मिनिमाइज करना। साथ ही साथ फंड प्लानिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट, जो गैप है बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, उस गैप को कैसे फाइनेंसिंग करेंगे और कैपिटल जो डिफरेंट सोर्स से अरेंज किया जाता है उसका मैनेजमेंट देखना। प्लानिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अवेल कर सकती है, इन तमाम अलग अलग फ्लक्चुएटिव या वेरिएशन जो मार्केट वेरिएशंस हैं और ट्रेंड्स में वेरिएशन है, उसके वजह से जो उत्पन्न होने वाला प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होने वाला जो फैक्टर्स है उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को सरप्लस सिचुएशन के द्वारा कैसे बढ़ा सकते हैं, और भविष्य में नए नए ब्रांच खोलने के ग्रोथ के बारे में भी प्लानिंग करना। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, आप तो जानते हो बैंक मैक्सिमम लोन फाइनेंसिंग का काम करती है, चाहे इंडस्ट्रियल लोन हो, कस्टमर्स लोन हो, पर्सनल लोन हो, है ना, बिजनेस लोन हो, अलग हाउसिंग लोन हो, तरह तरह का लोन फाइनेंसिंग करती है। यानी लोन एडवांसेज का भी डिफरेंट प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो इस तमाम जो लोन फाइनेंस करती है उसमें एनपीए की संभावना बढ़ रही है, यानी जिसकी रिकवरी टाइमली इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का नहीं हो पा रहा है वह एनपीए को क्रिएट कर रहा है। तो उस एनपीए के वजह से जो गैप पैदा होता है कैश फ्लो का और कैश लिक्विडिटी क्रंच पैदा होता है उसको मैनेज करना, है ना, तो उसको क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, तो दीज आर द फंक्शंस विच आर डिलीवर्ड अंडर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ओके।